दोस्तों, तो आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है भाई। जैसे आप लोगों ने ऑन डिमांड की थी कि सर हमारे को इंडियन इकोनॉमी के सारे चैप्टर्स को कवर करवा दीजिए, जो भी अपडेटेड सिलेबस आ रहा है 2024 और 25 का। तो मैंने अभी तक हमने क्या होता है लगभग 5 चैप्टर को पढ़ लिया था और जो हमारा चैप्टर 6 था उसके भी हमने 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो हमें बात करना है कि जो हमारा चैप्टर 6 होता है उसका पार्ट 3 होगा, और इस पार्ट के अंदर क्या होगा, इस चैप्टर को भी हम पूरी तरह से क्या समेट देंगे। और यार अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले यार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम के चैनल पे आ गए। और जब चैनल पे आ गए हैं तो बस एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इससे पहले के देखो हमने जो 2 टॉपिक्स पढ़े थे उसमें आपको मैंने बताया कि एलपीजी की हमें क्यों रिक्वायरमेंट, मतलब उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, जो एलपीजी थी उसके क्या क्या घटक होते थे, ठीक है। फिर हमने देखा था उदारीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, और फिर हमने जो पार्ट 2 में हमने देखा था वहाँ पर कि उदारीकरण के द्वारा ऐसे कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो उसमें हमने 4 जो सबसे मेजर जो रिफॉर्म्स थे वो हमने कवर किया था। तो वो सारी चीज़, और यार देखो आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी जो सजेशन ये रहेगी कि आप लोग क्या करो, हमारी 3 वीडियो को कंपलसरी आप देखिए। पहला क्या था, हमारे को देखना कि भाई जो 3 महीने के अंदर अपनी तैयारी को कैसे कवर करना है। दूसरी जो वीडियो हमारे को देखना है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो आपको कंपलसरी देखिए। और तीसरी जो वीडियो होती है वो, ठीक है, वो आपको देखना है कि हमारा जो भी आंसर राइटिंग होता है, ठीक है, पेपर में आंसर राइटिंग को हमें किस तरह से करना है, मैंने बकायदा बहुत अच्छे से उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली करवा रखा है। इन 3 वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा और अपना रिस्पॉन्स भी यहाँ पर देते रहिए। तो आज हम शुरू करेंगे जो चैप्टर हमारा 6 होगा उसका पार्ट 3, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को देखना है क्या क्या रहेगा, जो आपको ये इससे पहले की जो पुरानी मेरी वीडियोस थी ना उसके अंदर ये टॉपिक्स को कवर नहीं किया था। रीज़न ये टॉपिक्स नहीं है, अब जाके 1 साल के अंदर ये टॉपिक अपडेट हुए थे। इसी के चलते आप लोगों ने कहा था कि सर सारे हमें अपडेटेड टॉपिक कंटिन्यू करवाते हो, तो वो सारे कुछ हमारे रहेंगे यहाँ पर अपडेट टॉपिक। तो पहला मैं यहाँ पर समझना कह रहा है सीमा शुल्क अवरोध क्या होता है। क्या कह रहा हूँ, सीमा शुल्क अवरोध। देखो अब यहाँ पर एक नंबर के लिए जो आपको या फिर एमसीक्यू के लिए आपको क्वेश्चन तैयार करना है। कह रहे कि उन अवरोधों को कहते हैं जिन्हें उच्च आयात शुल्क द्वारा लगाया जाता है। सिंपल मतलब क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स ही होता है। क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है। अगर हमारी कंट्री के द्वारा क्या होता है, हमारी कंट्री के द्वारा, ठीक है, हम अगर भारी मात्रा में एक हैवी अमाउंट में किसी भी गुड्स का हम क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। क्या करते हैं, बाहर से किसी भी हम एक गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं, तो उस टैक्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर सीमा शुल्क अवरोध है। क्या कहते हैं हम उसको, सीमा शुल्क अवरोध यहाँ पर रहेगा। दूसरा जो हमारा आता है यहाँ पर गैर सीमा शुल्क अवरोध क्या होता है। अब ये देखो बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या रहेगा। गैर सीमा कह रहा है कि गैर सीमा शुल्क अवरोध उन अवरोधों को कहते हैं जो आयातों पर मात्रात्मक अवरोधों के रूप में लगाए जाते हैं। अब ये मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, सिंपल सा क्वांटिटी बेस पे लगाए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ें, मान लो इंडिया के द्वारा क्या होता, या फिर मान लो इंडिया के द्वारा क्या होता, अमेरिका से बाइक को इंपोर्ट किया जा रहा है, जो जापान से कुछ हमने अलग चीज़ें इंपोर्ट कर दी है, फ्रांस से हमने कुछ अलग टेक्नोलॉजी मंगा दी है। तो जो वहाँ पर मात्रा के बेस पे लगाया जाता है, जो ठीक है क्वांटिटी के जो बेस पे वहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा पर क्वांटिटी बेस पे, तो उस प्रकार के अवरोधों को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, गैर सीमा शुल्क अवरोध। क्या कहते हैं यहाँ पर, गैर सीमा शुल्क अवरोध, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो वीडियो को आप लोग भी लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला देखो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या कह रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार। अब एक चीज़ हमेशा आप लोग नोटिस करना ना कि कभी कभी ना अगर बाई चांस होता है क्या कि देखो, क्योंकि यार आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आपकी अदर सब्जेक्ट को भी आपको कवर करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन समान हमने पढ़े होते हैं, दिमाग में चीज़ें क्लिक नहीं होती कि उसका आंसर क्या होगा कैसे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के क्या आंसर क्या उनके शब्दों के अंदर भी क्या होते हैं, छुपे होते हैं। तो आप लोग उस चीज़ को भी फाइंड करने की कोशिश करा करो कि उसके आंसर्स को हम कैसे उसको वहाँ पर कैच करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझना द्विपक्षीय व्यापार समझौता, द्विपक्षीय व्यापार। अब द्विपक्षीय का मतलब सिंपल सा आप ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा व्यापार समझौता होता है जो सिर्फ दुनिया के जो संसार है, संसार के 2 देशों के बीच में क्या आता है। जैसे मान लेते हैं अमेरिका और इंडिया के बीच में हम कोई सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा तीसरी कंट्री यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो हमारा ट्रेड होता है, इस प्रकार का जो व्यापार होता है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार समझौता। जो दुनिया के क्या होता है, 2 देशों के बीच में क्या होता है, किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार समझौता। डन, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा अगला यहाँ पर कह रहा है
बहुपक्षीय व्यापार समझौता जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है, जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो कह रहे कि बहुपक्षीय व्यापार समझौता उन व्यापार समझौते को कहते हैं जिन्हें एक देश संसार के कई देशों के साथ करता है। अब आज के समय कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपका जा रहा है ग्लोबलाइजेशन को लेकर। आज के समय में आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा जो भारत का जो व्यापार होता है वो सबसे ज़्यादा दुनिया के किन देशों के साथ होता है, सबसे टॉप पर कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बताना आपको। पहले नंबर पे किसके साथ होता है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो आप इसमें बहुपक्षीय व्यापार समझौते का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, क्या कह रहा हूँ, हमारे देश द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों के साथ क्या होता है, जिस पर मतलब जो समझौता क्या होता है, जो व्यापार क्या आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बहुपक्षीय व्यापार समझौता। क्लियर यहाँ तक। फिर बात करते हैं, देखो ये हमारा यहाँ रहा क्या, उन व्यापार समझौते को कहते हैं जिन्हें एक देश संसार के कई देशों के साथ करता है। कोई भी देश होगा, जैसे हम बात करेंगे भारत का, तो भारत का व्यापार अमेरिका के साथ हो रहा है, रूस के साथ हो रहा है, जर्मनी के साथ हो रहा है, जापान के साथ हो रहा है, ठीक है, और भी जो आसपास की हमारी नियर बाय में कंट्री है, तो इन सभी देशों के साथ जो हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार समझौता है। अब इस चैप्टर का देखो सबसे जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, वो हमें क्या देखना है यहाँ पर, एलपीजी की नीतियों का मूल्यांकन, ठीक है। क्या करूँ मैं, एलपीजी की नीतियों का मूल्यांकन। एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि एलपीजी नीतियों का मूल्यांकन। ये क्वेश्चन पेपर में ना कई बार आया, बट यहाँ क्वेश्चन का जो पूछने का वे होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पर दे देगा कि एलपीजी जो नीतियाँ हमने अपनाई थी 1991 में, तो उसका आपको क्या करना है, उसको मूल्यांकन करना है। अब मूल्यांकन का मतलब क्या है कि आपको उसको बताना है कि वो हमारे लिए एलपीजी जो नीति थी, मतलब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हुई और वो जो नीतियाँ थी हमारे लिए कितना नुकसानदायक हुई है। तो इसी दोनों को मिला के हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेम करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो एलपीजी नीति होती है इसका हमें मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन दो वेज पे करेंगे, एक अच्छे प्रभाव के रूप में, दूसरा क्या होगा, बुरे प्रभाव के रूप में। तो अब अच्छे प्रभाव का मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमने एलपीजी नीति अपनाई थी ना, तो इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमारे देश की जो इकोनॉमी थी, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि 1947 से लेकर 1990 तक की हमने एक कहानी पूरी पढ़ी थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1991 के लेके अब हम करंट बात करेंगे कि जहाँ पर हम अभी 2024 में है, ठीक है, करंट। तो इस केस में ये कहानी हम पढ़ रहे थे। तो हमने जो यहाँ पर 1991 में जो हमने अपनी 40 से 45 साल की जो पॉलिसी थी उसको जब हमने उसको चेंज किया, तो उससे हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो वही इस क्वेश्चन का मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ था, कम पैमाना अर्थव्यवस्था। क्या थी यहाँ पर, कम पैमाना अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर देखो आप लोग, इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे तो ऐसा देखा गया था कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो काफ़ी क्या थी, स्टैग्नेंट थी, मतलब काफ़ी गतिरोध थी, काफ़ी रुकी हुई थी। हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट होती थी वो बहुत ज़्यादा डाउन थी। लेकिन जैसे हमने एलपीजी के द्वारा जितने भी सारे रिफॉर्म्स किए थे, लिबरलाइजेशन के द्वारा हो गया और निजीकरण के द्वारा, तो उससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन इन द सेंस हम बात करेंगे, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में क्या होता है कि हर एक सेक्टर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होना शुरू हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि एलपीजी का जो पहला अच्छा प्रभाव क्या था कि हमारी इकोनॉमी क्या थी, पहले जो रुकी हुई थी एक जगह, लेकिन अब क्या हुआ, इसके अंदर वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन मतलब इकोनॉमी के हर एक सेक्टर काफ़ी आगे निकलना शुरू हो गया। दूसरा यहाँ पर हमारा क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट, औद्योगिक उत्पादक, ठीक है, औद्योगिक उत्पाद का प्रेरक, ठीक है। अब ये क्या था, देखो इसको आप कहानी रिलेट करो, तो मैंने आपको क्या बताया था, 1956 की कहानी मैंने आपको बता रखी थी। दूसरा क्या था कि हमने एलपीजी के द्वारा जो हमने पहला सुधार किया था औद्योगिक में, पहले लाइसेंस का प्रोसेस होता था, वो प्रोडक्शन को बढ़ाना तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, पहले ये सारी दिक्कतें थी। लेकिन अब जब इन सारी चीज़ों को रिसॉल्व कर दिया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो क्या नाम है, इंडस्ट्री सेक्टर था, वो बहुत तेज़ी से हमारा क्या ग्रोथ हुआ था, ठीक है। ऐसा कहा जाता था कि जो भारत का इंडस्ट्री सेक्टर है, जो मतलब सेकेंडरी पार्ट जिसे हम कहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र देते हैं, तो उसमें बहुत तगड़ी क्या होती, ग्रोथ हुई थी। हमारा प्रोडक्शन का लेवल क्या था, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर हम बात करेंगे, अब सिंपल बात है,
एलपीजी वगैरह हमने देखा था, सारे अपनाए चीज़ों को हमने इकोनॉमी पूरी तरह से ओपन कर दी थी। तो उस दौरान क्या था, हमने पहला एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि हमने एलपीजी को क्यों अपनाया था, क्योंकि उस दौरान क्या था, हमारा जो फिजिकल डेफिशिएट होता था, राजकोषीय घाटा, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। लेकिन जैसे हमने एलपीजी अपनाया उसके कई सालों बाद क्या होता है कि जो हम राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने में क्या पूरी तरह से सक्सेस हो गए थे। ठीक है, ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था, चौथा अगर हम बात करेंगे इसका अच्छा प्रभाव क्या देखा गया था, विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि। अब सोचो हमने पूरी इकोनॉमी को क्या खोल दिया था, हमारे यहाँ से सामान कोई बाहर जा रहा है, बाहर से कोई सामान आ रहा है, हम किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारे देश के अंदर क्या होगा, जो फॉरेन रिजर्व होता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, वो क्या होगा, लगातार क्या होगा, बढ़ने लगा। तो इससे हमारे को फ़ायदा ये भी हुआ। लास्ट हमारे को क्या देखा गया था कि हमने एलपीजी को क्यों अपनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो रेट था लगभग 12% के करीब क्या होता बढ़ गया था, जब 1947 से लेकर 1950 की अगर पूरी कहानी को हम समझते हैं। लेकिन जैसे हमने एलपीजी अपनाया, सारे हमारे जो भी टैक्सेस वगैरह थे, टैक्स प्रोसेस को लाया गया था, इसके अलावा जितनी भी और चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को बेहतर किया गया था। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मुद्रास्फीति पर भी हम क्या कंट्रोल करने में हम उसको क्या हो गए, सफल हो गए थे। तो ये हमारे कुछ क्या थे अच्छे प्रभाव। अब बात करते हैं कुछ ये जो एलपीजी अपनाई थी, तो हमेशा चीज़ें ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ के अच्छे प्रभाव नहीं हो सकते, उसके कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ उसके बुरे प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। तो जो हमने एलपीजी अपनाई थी उसके जो बुरे प्रभाव निकल के आते हैं, वो बुरे प्रभाव हमारे क्या आते हैं यहाँ पर। पहला क्या था, कृषि की अवहेलना। ठीक है, मतलब कृषि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको नेगलेक्ट कर दिया गया था। अब आप लोग लॉजिक लगाओ, अभी तक हमने एलपीजी का पूरा चैप्टर पढ़ा डिटेल में, ठीक है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया जहां पर एग्रीकल्चर को लेके वहां पर बात हुई हो, एलपीजी के थ्रू कोई एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम किया होगा, नहीं था। तो सीधा सा क्या समझ में आ रहा है हमारे को कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी थी, अब क्या आगे वो बिल्कुल डाउन पड़ गया था। उस क्षेत्र को हमने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। ये सबसे बड़ी कमी थी किसकी, एग्रीकल्चर। क्यों, क्योंकि भारत की पूरी जो इकोनॉमी होती थी पहले एक अकेले सेक्टर पे ही क्या बेस्ड होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया कि जो हमारे कृषि क्षेत्र था उसकी क्या कर दी गई, यहाँ पर अवहेलना की गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला कह रहा औद्योगिक विकास में कमी। अब यहाँ पर देखो हमने सुधार किए, लेकिन जिस रेट से हमारे देश के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर को इस्टेब्लिश होना चाहिए था, वो रेट यहाँ पर क्या हुआ, नहीं देखा गया। ऐसा कहा गया कि हमने बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाए, बट जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से क्या पर गया, हम उसको डेवलप करने में पूरी तरह से हम सफल नहीं हो पाए थे। तो दूसरी कमी हो गई थी ये। देखो इसके अलावा क्या था, बेरोजगारी। अब सोचो हमने पंचवर्षीय योजना में पूरा जो हमने 12 पंचवर्षीय योजना बनाई थी, उनमें हमने बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए हमने हर एक प्रकार के रूल रेगुलेशंस बनाए थे। लेकिन कहीं न कहीं एलपीजी के बाद भी, मतलब 1947 से लेके 90 तक, 91 से लेके आज तक अगर हम बात करेंगे, हमारे देश में सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का प्रकोप है वो अभी भी कायम है। तो ये भी क्या हमारी एलपीजी नीति की सबसे बड़ी कमी है कि एलपीजी के द्वारा हम अपने देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो केस होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला विनिवेश। अब देखो यहाँ पर ये क्या होता है, अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि सरकार क्या होती है कि अपने आप को चीज़ों को बचाने के लिए, ठीक है, सरकार ने क्या डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को पूरी तरह से अपना लिया है। तो इसका रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं हम दोबारा, अभी हम अंग्रेजों से निकले थे, लेकिन इसके द्वारा, विनिवेश के द्वारा क्या होता है, हम कहीं ना कहीं अदर जो कंपनीज होती है, अदर जो कंट्रीज होती है, उनको दोबारा मौका दे रहे कि वो हमारी इकोनॉमी पे, हमारी इकोनॉमी को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। सरकार इसका यूज़ कर रही है। अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ा के आया था, आप लोग जाके सेकंड पार्ट में आप जरूर वहाँ पर आप देखिए इसके बारे में होता क्या है। ठीक है, राजकोषीय नीति। आज के समय में देखो जो हमारे अभी ये भी हमने रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है, तो राजकोषीय नीति में अगर हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। टैक्स प्रोसेस को लेकर अभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टैक्स से क्या होते हैं, बचते हैं। वो गलत चीज़ों का, गलत प्रकार का डेटा अपना इनकम को लेकर, कोई अगर इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो पूरा रिवील नहीं कर पाते हैं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स अच्छे से नहीं दे पाता है। तो कहीं ना कहीं एलपीजी के द्वारा जो सुधार किए गए थे उसमें थोड़ा बहुत क्या होती है, कमी होती है। तो ये टॉपिक्स हमारे क्या होते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या होते हैं, चैप्टर जो 6 होता है एलपीजी का, पूरी तरह से हमने यहाँ पर क्या ख़त्म कर लिया है। तो यार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, तो वहाँ पर जाके आप लोग क्या कमेंट्स करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।